Hello students, welcome to math classes. Today we solve exercise 6.2 chapter 6 lines and angles for standard 9th. The question first is, in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB parallel to CD. तो यहाँ पे हमें जो फिगर दी गई है उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे ए बी लाइन लेते हैं, उसमें से ये एक इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरी लाइन, मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. ओके, तो ये और ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रही है. तो इसका मतलब इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180. तो स्टार्ट करते हैं कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 180. मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर. तो 50 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 मीन्स 130. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x 130. अब यहां पे x की वैल्यू मिल गई है. दूसरा यहां पे देखा जाए तो ये 130 है और ये y है. तो यहां पे दोनों, सपोज ये जो लाइन है, मतलब सपोज ये लाइन इस तरह से, सीडी लाइन इस तरह से, और उसके ऊपर ये लाइन कुछ इस तरह से. यहाँ पे जो ये एंगल दिया गया है वो कितना है, 130 है, और ये जो एंगल दिया गया है वो कितना है, y है. मतलब बोथ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं. तो हम क्या लिख पाएंगे कि y इज इक्वल टू 130. तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी, हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहां पे देखने से पता चलता है कि x की वैल्यू मिली वो भी हमें कितनी मिली, 130. y की वैल्यू मिली वो भी कितनी मिली, 130. और x और y वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये AB और CD लाइन एक दूसरे से कैसी होगी, पैरेलल होगी. क्योंकि पैरेलल होगी तो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल हो सकते नहीं है. तो यहाँ पे x और y दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, बट x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा. आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा. तो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. तो क्वेश्चन इज, इन फिगर 6.29 if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7, या तो y is m, z is equal to 3 is m 7. तो फाइंड x. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि फर्स्ट लिख देंगे कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF. मीन्स AB CD से पैरेलल है और CD EF से पैरेलल है. तो थ्योरम 6.6 के अंदर हमने सीखा था कि ये एक दूसरे से भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. मतलब AB CD से पैरेलल है और CD EF से पैरेलल है. तो AB और EF भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है AB पैरेलल टू CD. तो AB पैरेलल टू CD है, मीन्स ये एंगल
और ये एंगल, बोथ द एंगल आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, तो यहां पे हम क्या लिख पाएंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, दूसरा CD पैरेलल टू EF, CD किससे पैरेलल है, EF से पैरेलल है। दूसरा AB पैरेलल टू EF, सपोज मैं यहां पे अलग से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सपोज कि ये लाइन AB है और ये लाइन EF है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो ये जो एंगल है वो हमारा x है और ये जो एंगल है वो हमारा z है। तो देखने से ही पता चल रहा है बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ऐसा यहां पे लिख पाएंगे कि x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि AB पैरेलल टू EF, इसलिए हम ये भी लिख पाएंगे। ओके, दूसरा हमें क्या दिया गया है कि x और z तो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है y जेम z का, जो रेशियो दिया गया है वो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम किस तरह से लिखते थे, सपोज कि y जेम z है तो वो 3 जेम 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके पीछे मैं कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू 3p लिख देता हूं। सपोज यहाँ पे x का तो यूज कर नहीं सकते, जब भी हमारा रेशियो आता था हम क्या लिखते थे, वेरिएबल x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x लिखा हुआ है इसलिए हम कोई दूसरा वेरिएबल का यूज करेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं 3p लिख देता हूँ और z इज इक्वल टू 7p लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू z है, मीन्स x की वैल्यू कितनी, z की जगह पे कितना लिख सकता हूँ, 7p भी तो लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7p, और यहाँ अभी तक हमें x नहीं मिला है, हमें ये क्या मिला है अभी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 7p, एंड देन y की वैल्यू कितनी है, 3p। ओके, तो यहाँ पे दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 10p इज इक्वल टू 180, तो p इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 0 कट हो गया, देन p इज इक्वल टू 18, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ phi। तो अब तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि x कितना दिया गया है, x इज इक्वल टू 7p, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 80, तो p की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय, तो 18 7 जा 126, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 126। ओके, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.30 if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126. तो find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो एंगल एक दिया गया है GED 126, तो यहाँ पे लिख देते हैं GED मीन्स ये पूरा एंगल हमें दिया गया है 126। ओके, और ये जो इतना एंगल दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है कि EF परपेंडिकुलर टू CD, जो EF है, ये जो EF है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब वो यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। मतलब हमारे पास FED हमारे पास कितना है, तो ये GED पूरा एंगल है, मतलब वो पूरा एंगल कितने में डिवाइड हो रहा है, एक ये एंगल और ये एक सेकंड एंगल, ये दो एंगल उसके डिवाइड, मतलब कि ये पूरा एंगल दो एंगल में डिवाइड हो रहा है। तो एक एंगल हमारे पास 90 दिया गया है और ये पूरा एंगल 126 दिया गया है, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो किस तरह से मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि एंगल GED इज इक्वल टू,
तो GED की जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, ये एंगल, तो GEF प्लस दूसरा कौन सा एंगल हो जाएगा, जे एंगल। ओके, सपोज यहां पे मैं बता देता हूं कि क्या हो रहा है, कि सपोज ये एक एंगल है, सपोज ये एक एंगल है, उसमें से मैंने एक और एंगल बना दिया, तो ये जो पूरा एंगल बना वो ये एंगल और ये दोनों एंगल का प्लस होगा। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे बन रहा है, तो FED, तो एंगल FED, तो यहाँ पे GED हमारे पास है 126 दिया गया है, GEF हमारे पास नहीं है, लेकिन FED कितना दिया गया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल GEF 126 माइनस 90 डिग्री, तो हमारे पास एंगल GEF कितना हो जाएगा, 126 में से 90 हम माइनस करेंगे तो 6 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बचा 36, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे GEF फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है AGE तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे बन रहे हैं, AG और E, मतलब ये एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये एंगल हमारा कितना आ गया, 36 आ गए। ओके, तो ये एंगल हमारे पास 36 है। दूसरा हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, FGE, तो FGE, तो ये एंगल हमारे फाइंड आउट करना है। तो AGE हमें ये फाइंड आउट करना था, AGE, तो AGE और ये जो एंगल बन रहा है GED बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ के बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे ये AB है, हमारे पास ये AB है, और यहाँ पे पास एक CD लाइन है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, सपोज के ये GE, यहाँ पे जो पास हो रही है GE एक ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AGE, ये GE उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो AGE मतलब ये एंगल। ओके, दूसरा एंगल GED मतलब ये एंगल, फिर से बता देता हूँ कि AGE मतलब ये एंगल। ओके, और GED मीन्स ये एंगल, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल ये हो गई GE, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और हमें पास GED तो दिया गया है, कितना दिया गया है, 126, तो ये 126 है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 126, तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AGE इज इक्वल टू 126, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। उसके बाद हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, GEF, तो ये तो मिल गया, FGE, तो FGE तो ये एंगल है, और ये एंगल दोनों का प्लस कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर इस तरह से ये एक रे हो रही है GE, यहाँ पे ये A हुआ और ये हो गया F, तो ये एंगल 126 है, और ये एंगल मतलब इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये कौन सा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे AGE कितना दिया गया है, 126,
प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे ये 126 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। तो यहाँ पे 4 बचा, ये 7 में से मतलब 5 बचा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 54। तो इस तरह से हमें तीनों एंगल मिल जाएंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है, क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए। आपको रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लो वीडियो को, वापस से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 इज इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 मतलब 130। फाइंड क्यू आर एस। तो यहाँ पे हमें एंगल ये दिया गया है, एंगल पी क्यू आर, एंड दूसरा एंगल दिया गया है आर एस टी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी हमें हिंट भी दी गई है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू द पॉइंट आर। मतलब यहां से ये लाइन हम पास करेंगे, जो आर में से पास हो रही है वो, और किससे पैरेलल हो जाएगी, एस टी से पैरेलल ड्रॉ हमें करनी है। सपोज यहाँ पे मैं लाइन जो ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ एक्स वाई। एक्स वाई लाइन है वो क्या है, एस टी से पैरेलल। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और एस टी किससे पैरेलल हो गया, एक्स वाई से। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई। ओके, आगे हमारे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देख लेते हैं कि ये एंगल, सपोज यहां पे हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई। तो पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, और ये जो क्यू आर है वो क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल बोथ द कोइंटेरियल एंगल, या तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑलवेज क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर एंगल है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गए, और ब्रैकेट में लिख देंगे को इंटीरियल एंगल्स। ओके, को इंटीरियल एंगल लिखो या तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे पी क्यू आर हमारे पास कितना है 110 प्लस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180। देयरफॉर क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 70। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया इसका, ये मिल गया हमें 70। उसी तरह से सेकंड हम लिखेंगे कि एस टी पैरेलल टू एक्स वाई। ये जो एस टी है, एस टी लाइन है हमारी, वो किससे पैरेलल है, एक्स वाई से। और ये जो एस आर है, आर एस, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल वो भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियल एंगल, या तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और वो दोनों का प्लस भी कितना होगा 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, दूसरा एंगल एस आर वाई, एस आर वाई, और दोनों क्या हो जाएंगे को इंटीरियल एंगल्स। आर एस टी हमें कितना दिया गया है 130, एस आर वाई इज इक्वल टू, देयरफॉर एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130। देयरफॉर एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 50। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये जो आर क्यू और आर एस दोनों कैसे हो रहे हैं, कॉमन रे पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे ये लाइन है स्ट्रेट लाइन,
और स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कितने एंगल की होती है 180। उसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए। सपोज एक पार्ट्स ये हुआ, ये दूसरा पार्ट्स हो गया। मतलब इस ये लाइन को मैंने कितने एंगल में डिवाइड किया 1 2 और 3। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 एंगल है और ये 3 एंगल है, तो मुझे आराम से 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 2 और 3 एंगल का प्लस कितना हो जाएगा 180 ही होगा। तो इन दोनों का प्लस मैं 180 में से माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो हमारा यही क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल QRX प्लस एंगल SRY प्लस एंगल कौन सा हमें फाइंड आउट करना है QRS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ओके, तो QRX तो हमने फाइंड आउट किया था, कितना मिला था 70, और SRY कितना मिला था 50। QRX हमें फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 120। Therefore, QRX is equal to 180 minus 120. Therefore, QRX is equal to 180 में से 120 माइनस करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज in figure 6.32 if AB parallel to CD, angle APQ is equal to 50 and angle PRD is equal to 127, find X and Y। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है AB पैरेलल टू CD, तो उसी का यूज करेंगे कि AB CD से पैरेलल है। तो सपोज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कि AB CD से पैरेलल है and PQ is a transversal of this true line। ओके, तो PQ इसकी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी AB और CD की। तो यहाँ पे मैं अलग से फिगर करके बता देता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे AB है और ये लाइन हो गई CD, बोथ आर पैरेलल लाइंस, और हमारे पास ये जो PQ है, ये PQ वो उसकी क्या हो गई ट्रांसवर्सल। तो हमें ये जो एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है 50 है, और इसके ये साइड पे जो एंगल दिया गया है वो कितना है x है। मीन्स ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज कैसे होता है इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया x। ओके, सेकंड आंसर, तो सेकंड आंसर के लिए भी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये एक AB लाइन हुई और ये हमारी हो गई CD लाइन, और बोथ लाइन आर पैरेलल। अब हम ये जो PR है उसको क्या मानेंगे ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो ये एक PR हो गए। ओके, तो PR के इस साइड पे जो एंगल दिया गया है, मतलब ये जो एंगल दिया गया है PR के इस साइड पे, वो कितना दिया गया है 127 दिया गया है। ओके, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल, उसके अंदर दो पार्ट्स हो गए। मतलब यहां पे ये एंगल बनना चाहिए, ये पूरा एंगल उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है उसके दो पार्ट्स हो गए। ओके, तो इसके दो पार्ट्स कौन से हुए कि ये इस तरह से दो पार्ट्स हो गए, तो ये एंगल y हो गया, ये एंगल 50 हो गया। ओके, मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो गए, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब ये एंगल की जगह पे मैं ये एंगल भी लिख सकता हूं। तो ये जो APQ, ये जो ये जो APR एंगल जो बन रहा है, APR एंगल, यहां से ये पूरा एंगल APR, वो एंगल कौन से एंगल का प्लस है 50 और y का प्लस है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल, यहां से बता देता हूं, APR, एंगल APR इज इक्वल टू कौन सा एंगल बन जाएगा PRD। कौन सा एंगल बनेगा
पी आर डी, तो एंगल पी आर डी बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एपीआर, जो एपीआर एंगल बन रहा है एपीआर वो किसका प्लस है, 50 और y का प्लस है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 50 प्लस y। और पीआरडी, जो पीआरडी एंगल है वो कितना है 127, देयरफॉर तो y इज इक्वल टू 127, ये प्लस में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 77। तो यही हमारा क्या हो जाएगा y और x का आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। तो यहाँ पे जो PQ और RS जो दिए गए वो दोनों क्या है, एक मिरर है और उनको इस तरह से एडजस्ट किया हुआ कि दोनों एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इंसिडेंट रे AB, जो AB रे है वो PQ जो मिरर है उसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो कहां पे स्ट्राइक होगी, RS के ऊपर, C के ऊपर, और वापस से यहां से स्ट्राइक रिफ्लेक्ट हो रही है D के ऊपर। ओके, तो हमें जो ये जो बन रही है जो इंसिडेंट रे, मतलब ये जो CD और AB जो रे बन रही है, इंसिडेंट रे ये AB है और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या हो रही है, CD होगी। तो ये जो रे मिल रही है AB और CD वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। वापस से समझा देता हूं क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इंसिडेंट रे AB, जो AB है वो PQ मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होके वो C के ऊपर स्ट्राइक हुई और यहां से वापस से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये जो AB रे बनी और ये जो CD रे बनी वो आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो पहले तो यहां पे हमें क्या सीखना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें यहाँ पे क्या पहले तो समझ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि सपोज ये एक प्लेन मिरर है। ओके, सपोज यहां से कोई रे, इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब कोई रे आ रही है, तो प्लेन मिरर के ऊपर कोई रे आएगी तो वो क्या होगी, स्ट्राइक भी तो होगी, मतलब कि रिफ्लेक्ट तो होगी। ओके, तो यहां से जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, इसको जो रे आ रही है, स्ट्राइक हो रही है जो प्लेन के मिरर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, हमें जो क्वेश्चन में दिया है ये इंसिडेंट रे होगी। और ये जो यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी वो कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, जिसको हम क्या बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो वो नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनते हैं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे। ओके, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होते हैं वो आपस में दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेटा लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें प्रूव दैट करना है, मतलब यहाँ पे प्रूव करना है तो डेटा टू प्रूव और प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा में क्या है कि AB एंड RS बोथ आर मिरर। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हो कि AB और RS को किस तरह से इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि AB पैरेलल टू RS। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा। टू प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ पे AB नहीं आएगा, PQ मिरर है, PQ और RS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ
पैरेलल टू आर एस। तो ए बी हमारे पास टू प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यही हमारा प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से करूंगा। सपोज यहां से ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये बी में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। सपोज यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बी एन, और यहाँ से सी में से एक लाइन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, जो हो जाएगी हमारी सी एम। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर। तो बी एन हमने कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी क्यू के ऊपर। तो बी एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एंड जो हमारा सी एम है, ये जो हमारा सी एम है, ये जो सी एम हमने ड्रॉ किया वो कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आर एस के ऊपर। तो सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, या तो ऐसा। ओके, तो यहाँ पे अब हम नंबरिंग कर लेते हैं कि सपोज ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल हमारा 2 हो गया, ये एंगल हमारा 3 हो गया, ये एंगल हमारा 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सपोज यहाँ से मैं अलग से एक फिगर बना देता हूँ। तो ये 1 2 ये 3 और 4। तो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के बीच में, ये नॉर्मल के बीच में ये एंगल बन रहे हैं। मतलब ये एंगल 1 और 2 कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह से दूसरा ये 3 और 4, क्योंकि ये एक यहाँ पे इस प्लेन के लिए कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये 3 और 4 भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर से हम ये लिख पाएंगे, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा, सपोज यहाँ पे हमें, सपोज नहीं है, हमें दिया गया है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये हमें डेटा में लिखा हुआ है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये पी क्यू आर एस से पैरेलल है, और सपोज ये बी सी जो है इसकी एक ट्रांसवर्सल है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू, और ये हमारी आर एस हो जाएगी। और ये जो है हमारी बी सी, वो एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ओके, तो ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 3 है, वो आपस में दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि वो एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये भी लिख पाएंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से हम क्या लिख पाएंगे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 जो है वो 2 से इक्वल है, 3 जो है वो 4 से इक्वल है, वापस से जो 2 है वो 3 से इक्वल है। मतलब यहाँ पे मैं 3 की जगह पे 2 भी तो लिख सकता हूँ। तो 2 4 से इक्वल हो जाएगा, और अगर 2 4 से इक्वल है तो 1 भी 4 से इक्वल हो जाएगा। मतलब फ्रॉम ये सारे एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 1 2 से इक्वल है, 2 3 से इक्वल है, और 3 4 से इक्वल है। तो वापस में सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे एंगल 1 और 2 का प्लस ले लेता हूँ, और यहाँ पे एंगल 3 और 4 का प्लस लिख देता हूँ। तो मैं इस तरह से भी लिख पाऊंगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे ये एंगल 1 भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो सपोज 60 प्लस 60 तो 120 हो जाएगा। तो ये भी 60 प्लस 60 तो 120 हो जाएगा। तो इस तरह से भी मैं लिख पाऊंगा। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो अब हम फिगर में देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2
इन दोनों का प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल मिल रहा है, ए बी सी एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी एंगल आ रहा है। और दूसरा 3 + 4 करेंगे तो कौन सा एंगल मिल रहा है, डी सी बी। ओके, कौन सा एंगल मिल रहा है, डी सी बी। तो यहाँ पे मिल रहा है डी सी बी एंगल मिल रहा है। अब ए बी सी एंगल और डी सी बी एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो रहा है। तो किस तरह से इक्वल हो रहा है, सपोज ये ए बी है और ये सी डी थी हमारी लाइन, और ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब ए बी सी ये एंगल हुआ, और डी सी बी मतलब ये एंगल हुआ, और ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। और अगर सपोज इसको हम ए बी और सी डी को पैरेलल मान दें, वही तो हमें प्रूव करना है। लेकिन अगर हम ए बी और सी डी को पैरेलल मान दें और ये बी सी उसकी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल मिल गए, ये दो एंगल इक्वल मिल गए, तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि ए बी और सी डी कैसे पैरेलल है। क्योंकि अगर पैरेलल नहीं हो गए तो ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल हो सकते नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर ये एंगल पैरेलल है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये एंगल दोनों इक्वल है। तो उसका कन्वर्स भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे पे, बट these angles are alternate interior angles. Okay, but these angles are alternate interior angle, therefore AB parallel to CD। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।